नमस्कार दोस्तों, दी जॉब क्रिएटर में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, इस दी जॉब क्रिएटर में 1857 की क्रांति का हम लोग सीरीज जान रहे हैं। और 1857 की क्रांति से संबंधित आपने यह जाना कि इस विद्रोह का स्वरूप कैसा था, क्योंकि उस विद्रोह के स्वरूप में यह बताया गया था कि किन्हीं इतिहासकारों के द्वारा यह कहा गया था कि जो अंग्रेज इतिहासकार थे, जो कि अंग्रेजों का समर्थन करते थे, उनका कहना था यह षड्यंत्र है, हिंदू मुस्लिम है, या फिर इसी तरह का कुछ अफवाहें उड़ाई गई। लेकिन कुछ भारतीय इतिहासकारों ने यह भी बताया था कि यह जो है कोई किन्हीं के द्वारा बताया गया यह राष्ट्रीय आंदोलन है, किसी के द्वारा बताया यह स्वतंत्रता संग्राम था, किन्हीं के द्वारा यह कहा गया ना तो यह राष्ट्रीय आंदोलन था, ना ही कोई स्वतंत्रता संग्राम था, बल्कि यह एक राजनीतिक दृष्टिकोण से या फिर ये किन्हीं के द्वारा बताया गया था कि शोषण के विरुद्ध उठने वाली एक आवाज़ थी। किन्होंने सैनिक विद्रोह बताया था। हालांकि हम लोग इस तरह का विद्रोह स्वरूप को देखते हैं, लेकिन हम यह भी इस निष्कर्ष पर आए थे कि ना तो यह जो था सैनिक विद्रोह था, बल्कि इसमें असैनिक भी, जो सैनिक नहीं थे वह भी लोग इसमें शामिल थे और उनकी लाखों की हजारों की संख्या में मृत्यु भी हुई थी। दोस्तों, उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जानेंगे अब जो आंदोलन उसके विरुद्ध जो हुआ 1857 की क्रांति का आंदोलन का कारण क्या था, या ऐसा प्रकृति का स्वरूप उस क्रांति का स्वरूप क्यों बना। तो हम इसमें देखेंगे कि राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और अन्य कारण जो होगा सैनिक कारण, ये सभी जानेंगे। जिसमें हम लोग जानेंगे राजनीतिक कारण था, सामाजिक कारण, आर्थिक, धार्मिक और सैनिक, ये सभी कारण था। और इन सभी कारणों को और हम लोग जानेंगे, और साथ में यह भी जानेंगे कि इसका जो था किस तरह का यह तात्कालिक कारण बना, हम लोग जानेंगे। फिलहाल आज हम लोग जानेंगे अभी कि राजनीतिक कारण क्या था। दोस्तों, राजनीतिक कारण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रशासकीय व्यवस्था की दृष्टि से प्रशासकीय व्यवस्था के में उथल पुथल होने के कारण यहाँ के लोग जो थे, भारतीय जो थे, वह अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। दोस्तों, काफ़ी वर्षों से मुगलों का, यानी कि लगभग 300 वर्षों से अधिक का शासन जो था वह मुगल सम्राट भारत में शासन कर रहा था, मुगल सम्राट के जरिए। जिसमें कि 1803 ईस्वी की बात है। 1803 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय, जी हाँ दोस्तों, 1803 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट हुआ करता था, उस समय से इस मुगल सम्राट की स्थिति खराब होनी शुरू हो गई थी। और इस समय से, यानी कि 1803 ईस्वी से अंग्रेज भारतीयों को, यानी कि भारत को अपना अधिकार करने में लग चुका था। वह समझ चुका था कि अब हम भारतीयों को अपना उपनिवेश बना सकते हैं, और फिर हम इसको आर्थिक स्थिति से कमजोर कर यहाँ का पूरा जो है फायदा उठाकर हम अपने देश को मजबूत करने में लगा देंगे, यानी कि। और तब से जाकर भारतीयों का शोषण करना आरंभ किया। और इसने क्या किया, 1803 में जो मुगल सम्राट था शाह आलम, उनका नाम था शाह आलम द्वितीय थे। शाह आलम द्वितीय को के संरक्षण में जो उस समय सम्राट था, उनको इन्होंने ब्रिटिश संरक्षण में ले लिया, यानी कि उनका अधिकार अब नाम मात्र का रह गया था। अब जो है वह किसी तरह से अपना शासन को चला रहे थे। यह राजनीतिक कारण में शुरुआत हुआ। और इनके समय में एक भारत का उस समय ब्रिटिश गवर्नर था एम हर्स्ट जो था, यह एक ब्रिटिश गवर्नर था। उन्होंने कहा, उनका कहना था, एम हर्स्ट का कहना था कि आपकी बादशाहत, यानी कि मुगलों को उन्होंने कहा कि आपकी जो बादशाहत है वह नाम मात्र की है। वे नजर देते समय, नजर का मतलब हुआ कि अगर उनको टैक्स देते समय, अब उनका कहना हुआ था एम हर्स्ट का कि अब हम आपके सामने, आप जो है हमारे लिए राजा के समान, बादशाह के समान नहीं है, इसीलिए हम आपको जो नज़र दे रहे हैं, जो टैक्स के रूप में दे रहे हैं। पहले तो यह पेंशन पर आया कि हम आपको पेंशन देता रहेंगे, यहाँ बिजनेस करेंगे, और इस वजह से नज़र जो देने लगे तो धन जिसको कहते हैं, और उस समय हुआ जो है उनका सम्मान
रखने, मतलब सम्मान उसके बदले हम नज़र दे रहे हैं लेकिन सम्मान वो नहीं देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको हम जो धन दे रहे हैं ऐसा नहीं कि आपके सामने झुक के रहेंगे या फिर आपके सामने हम खड़े होंगे, ऐसा कुछ मतलब कुछ नहीं है। सीधा दे दिए बस, किसी तरह से अपने हाथों या किसी हाथे यानी कि खड़े होने से सीधा इनकार कर दिया। एमआरसी इतना किया था, लेकिन जो एक अंग्रेज गवर्नर जनरल था जिसका नाम था ऑकलैंड, उन्होंने और इससे बड़ा कारनामा किया धीरे धीरे। अब दोस्तों इसने क्या किया, बादशाह को कहा कि अब जो है आपका दावा समाप्त होता है, अब यहाँ पर कोई अधिकार आपका नहीं रह गया। आप अपना अधिकार यानी कि वहाँ के मुगल सम्राटों से इन्होंने कहा ऑकलैंड ने कि अब जो है आपको यहाँ का अधिकार छोड़ना पड़ेगा। उससे नजर लेने और खिल्लत देने और दरबारी करने से पूर्णतः विराम लगा दिया कि अब जो है हम आपको ना ही नजर देंगे, यानी कि नजराना जो होता है आपसे भेंट जो होता है वह भेंट धन के रूप में अब जो मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। खिल्लत क्या होता है, जैसे कि खिल्लत ये समझ लीजिए इस तरह से कि हम किसी को सम्मान में वस्त्र देते हैं, जैसे चादर जो होता है वह देते हैं, शॉल देते हैं गिफ्ट के तौर पर, यानी कि सम्मान के तौर पर। वह सम्मान जो है अब ऑकलैंड ने कहा कि अब हम नहीं देने वाले। और तो और इनके द्वारा ये भी कहा गया कि अब जो है आपको दरबारी करने की आवश्यकता नहीं है, अब जो दरबार होगा यहाँ ब्रिटिश संरक्षण के अधीन ही होगा। साथ में और तो और जो दीवाने खास था और दीवाने खास दोनों को बंद करवा दिया गया। यानी कि दोस्तों यह दीवाने खास क्या होता है, दीवाने खास का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर आम जनता जाती थी और जहाँ पर मुगल सम्राट उसके शिकायतों को सुनकर उसका शिकायतों का निदान करती थी, उस दीवाने खास को पूर्णतः विराम लगा दिया। और दीवाने आम को इस तरह से पूर्णतः विराम लगा दिया जहाँ आम जनता आती थी अपनी शिकायत को लेकर। दूसरी बात, दीवाने खास क्या था कि जहाँ पर कुछ मेहमान हो गए या फिर राजदूत हो गए या फिर उनसे जो काफ़ी क्लोज में हुआ करते थे उनको भेंट करने के लिए एक हॉल की व्यवस्था की गई थी, जहां पर सिर्फ सम्राट यानी कि बादशाह जो होते थे वह जाते थे और उनके नज़दीकी आदमी रिश्तेदार हो गए या फिर राजदूत हो गए या किसी अन्य तरह के जो उनके खास होते थे वह जाते थे। ऐसे महलों पर उन्होंने विराम लगा दिया, ना ही अब दीवाने खास चलेगा ना ही दीवाने आम चलेगा। यह ऑकलैंड किया था दोस्तों। एमआरसी ने तो कुछ हद तक किया था और यह जो था उससे काफ़ी हद आगे बढ़ गया था। और इससे भी आगे हद वो बढ़ा जो था डलहौजी। दोस्तों यही डलहौजी जिसका शासनकाल 1848 से लेकर 1856 तक रहा और डलहौजी के शासनकाल में ही भारत में रेलवे लाइन यानी कि रेलवे लाइन की शुरुआत हुई, रेलवे की शुरुआत हुई 1853। उस समय अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए रेल की व्यवस्था करवाई थी ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान को सामान ले जाने में, खुद को जाने में सुविधा हो जाए। और उस समय तक यह ऐसी स्थिति बना दिया था कि विद्रोह जब ऐसी स्थिति बना दी था, अंग्रेज जब संरक्षण में आया उसने भारतीयों को काला कह के पुकारा। भारतीयों को क्या कहा, काला कहा कि हम गोरा है, वह जो अंग्रेज है वह गोरा है और भारतीयों को काला कहा। और बड़े बड़े जो क्लब हो गए या बड़ा बड़ा जो भवन होता था उसमें भारतीयों को प्रवेश करने से पूर्णतः विराम लगा दिया। और जिस तरह से आज के समय में लोग अपने दरवाजे पर लिखवाते हैं कि कुत्तों से सावधान, वहाँ पर लिखा जाता था अंग्रेजों के समय भारतीयों से दूरी बनाए रखें, यानी कि भारतीयों को अंदर आना मना है। ऐसी बातें लिखी जाती थी, यानी कि भारतीयों को वह काफ़ी नीच समझने लगा था। और यही कारण था जब डलहौजी आया था उसने काफ़ी ऐसा काम किया जिसमें कि भारतीयों को पूर्णतः शोषण का ही सामना करना पड़ेगा। पर आइए हम उस बात को समझते हैं कि डलहौजी ने क्या। अब तो हम ये समझेंगे कि डलहौजी तो हमारे देश में आया, वह ट्रेनें बिछवाई जो उसको आज जिस पर चढ़कर लोग इतना सफ़र करते हैं, हाँ उसने किया। या
हमारा हमारा तरकीब था, हमारी सरकार के द्वारा किया गया तरकीब था, जिसके वजह से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान चढ़कर सवारी करते हैं। लेकिन उस समय यह अंग्रेजों के फायदे के लिए साबित हो रहा था, क्योंकि उस समय जंगलों की कटाई भी कर रही थी। डलहौजी ने क्या किया, जो भी उस समय का बादशाह था, लाल किले से कहा, अब यहाँ क्योंकि शासन जो चलती थी वह दिल्ली से हुआ करती थी मुगल सम्राट की, और दिल्ली में ही लाल किला था, और लाल किला से कह दिया कि आपको यह इसको खाली करना पड़ेगा। साथ में जो भी नाम था जिसको बादशाह कहा था, अब बादशाह की बात उपाधि नहीं चलेगी। साथ में उत्तराधिकारी नामजद जो व्यवस्था थी उस पर भी यह पूर्णतः रोक लगा दिया। यानी कि उत्तराधिकारी नामजद का मतलब होता है कि अब राजा जो था, सम्राट जो था, अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बनेगा, ये उसका नाम, उसका जो था नामजद किया जाता था कि यह हमारा जो है अगला उत्तराधिकारी है। इसको अंग्रेजों ने यानी कि डलहौजी ने पूर्णतः इस पर रोक लगा दी। साथ में अवध की उस समय के देखिए अब क्या खास होती है कि उस समय का अवध का नवाब था बाजिद अली शाह। बाजिद अली शाह, यह अवध ऐसा प्रांत था जो कि अंग्रेजों का समर्थक था। या हमेशा अंग्रेजों का जितने भी रियासतें उस समय थी, प्रांत थी, सबसे ज्यादा समर्थन यह अंग्रेज को यही करता था, अवध के नवाब। और इसी के साथ धोखा हो जाता है। क्या धोखा होता है, इस पर 8 फरवरी 1856 की बात है। यह डलहौजी ने क्या किया, इस पर उसको कुशासन के आधार पर कहा कि अब यह जो है यह राजा जो शासन चलाने लायक नहीं है, और इस तरह से इसको जलील करके, इसको अपमानित करके, इसको वहां से अपदस्थ कर दिया गया अवध से, और उसको चीफ कमिश्नरी क्षेत्र घोषित कर दिया गया। और वहां से चीफ कमिश्नर जो बनता है हेनरी लॉरेंस बनता है। इतना ही नहीं, और तो और डलहौजी के द्वारा एक नीति अपनाई गई थी, व्यापगत यानी कि हड़प नीति। व्यापगत का सिद्धांत या हड़प नीति आई थी, जिसके तहत इन्होंने कुछ प्रांत जैसे सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, झांसी, उदयपुर, नागपुर, इन क्षेत्रों को अपने में मिला लिया। अब हम लोग पहले ये समझते हैं हड़प नीति क्या होती है। हड़प नीति जो डलहौजी लाया था वह क्या होती है। दोस्तों, हड़प नीति के तहत ये था, व्यापगत सिद्धांत ये था कि जिस प्रांत का कोई, उस प्रांत का कोई सम्राट है या राजा है, उसका अगर पुत्र नहीं है तो उसको सीधा अपने में मिला लिया जाता। इसी को हड़प नीति कहा जाता था। उस डलहौजी का जो नीति था इसे हड़प नीति कहा जाता था, कि उसको हड़प लिया, व्यापगत कर लिया कि अब इसे जो है इसे कोई पुत्र नहीं है, यानी कि इसका उत्तराधिकारी नहीं है, तो अब आप चलाकर क्या कीजिएगा। और इस तरह से या फिर डरा धमका कर ऐसी कंडीशन में इसने डलहौजी ने क्या किया, इस क्षेत्रों को अपने में अंग्रेज ब्रिटिश शासन में मिला लिया। इतना ही नहीं, डलहौजी ने 1854 में एक और काम किया जो कि जमींदार और जागीरदारों के लिए था। इसकी जांच के लिए जमींदार और जागीरदारों की जांच के लिए बम्बई में इनाम कमीशन की स्थापना किया। इनाम हालांकि कहीं पर देखने को मिलेगा 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना कर दी जाती है, लेकिन कार्य जो था वह 1854 लगभग 35,000 जागीरदारों की जांच की गई। 35,000 में 20,000 ऐसे जागीरदार जमींदार थे जो कि जिसको कि अपने जमीन को खोना पड़ा, यानी कि उसको उनके पास जितने भी संपत्ति थे वह संपत्ति से उन्हें वंचित कर दिया गया। दोस्तों, हम समझते हैं यह इनाम कमीशन क्या था। इनाम कमीशन का मतलब ये था कि इसमें जांच करने के लिए कहा गया कि हमने कौन सी ऐसी जागीरदार या जमींदार है जिसको कि हमने निःशुल्क यानी कि बिना कर के जो जमीन दे रखा है उसको यानी कि इनाम में दे रखा है, अब उससे जो है टैक्स लिया जाएगा, तो अगर जो नहीं देता है उसे खत्म कर दिया जाए। और इस तरह से ऐसी स्थिति देखा गया कि इसने पूरे प्रशासकीय व्यवस्था में उथल पुथल मचा दिया। साथ में क्या किया, कंपनी यानी कि अंग्रेज जो सरकार में था उसमें
कोई भी बड़ा पद था उसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। और भारतीयों को शामिल नहीं किया गया यानी कि हर चीज से, यानी कि सत्ता के राजनीतिक दृष्टिकोण से हम जब देखते हैं तो किसी भी प्रशासनिक कार्य में कहीं पर भारतीय नजर नहीं आता है। उस समय का जो राजा हुआ था उसे भी हटा देता। इतना ही नहीं, पेशवा के राजा यानी कि पेशवा का बाजीराव द्वितीय जो था, पेशवा के बाजीराव द्वितीय इसने क्या किया, इसको जो पेंशन दिया करता था उसको भी रोक दिया। अब उसे पेंशन नहीं दिया। इसके अलावा यहाँ पर एक दत्तक पुत्र था, इसका बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र जिसका नाम था नाना साहब। दत्तक पुत्र नाना साहब था। नाना साहब को पेंशन देने से पूर्णतः मना कर दिया गया और उस क्षेत्र को भी इसने कब्जा कर लिया। दत्तक पुत्र का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी बच्चे को, किसी पुत्र को गोद लेता है उसे कहा जाता है दत्तक पुत्र। तो यह उनका दत्तक पुत्र थे और इसको भी पेंशन देने से रोककर उस पर अपना अधिकार कर लिया। और इस तरह से हमने देखा कि प्रशासनिक व्यवस्था पर पूर्णतः जो है विराम लगाने का कार्य शुरू किया वह एमहर्स्ट, और अंत में जाकर उसको पूर्ण करने का कार्य किया वह डलहौजी ने। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति में इस ऐसी स्थिति को देखकर, प्रशासन की व्यवस्था में ऐसी स्थिति को देखकर यहाँ के लोगों में एक भाव जागी, अपने देश के प्रति राष्ट्र भावना जागी और उनके द्वारा यह कहा गया कि हम जो है इस अंग्रेज का विरोध करते हैं। और इसी अंग्रेज का विरोध करने के कारण यह जो है 1857 की क्रांति हुई। इसलिए दोस्तों यह कहेंगे कि यह जो सैनिक विद्रोह नहीं माना जा रहा है। राजनीतिक दृष्टिकोण से आपने देखा। आगे हम लोग जानेंगे आर्थिक कारण, फिर इसमें जानेंगे धार्मिक कारण और सैनिक कारण। फिलहाल आज की इस वीडियो में हमने यह देखा कि राजनीतिक कारण कैसा था, जो कि एक कारण बना 1897 की क्रांति होने पर मजबूर हो गए भारतीय। और आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यह आर्थिक और धार्मिक कारण को एक साथ ले आएंगे और उसमें देखेंगे कि किस तरह से भारतीयों ने इसका विरोध किया। फिर सैनिक कारण भी हम लोग देखेंगे। दोस्तों यह था हमारा आज का 1857 की क्रांति। कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि लोग जो के सामने पहुंच सके और ऐसे ऐसे चीज़ों को से वह रूबरू पाए और पढ़ लिख सके। यही हमारी आपसे विनती है। इसलिए हम यह कहना चाहेंगे कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे अगले कारण को लेकर। क्लास तीसरा रहेगा 1857 क्रांति का। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।